बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद से ये लग रहा था कि अदलिया में तकसीम का तासुर ख़त्म हो गया है और सुप्रीम कोर्ट पर बेंच फिक्सिंग को लेकर लगने वाले सियासी जमातों की जानिब से एतराज़ात में भी कमी आई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के ख़िलाफ़ माली बदउनवानियों समेत दीगर शिकायत को लेकर चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ैज़ ईसा की सरबराही में 21 अक्टूबर को होने वाले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के ख़िलाफ़ रेफरेंस पर उन्हें शो कॉज नोटिस जारी करते हुए उनसे 10 नवंबर तक जवाब तलब किया गया। लेकिन जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के शो कॉज का जवाब देने की बजाय जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान पर सवालात उठाकर उन्हें केस से अलहदा करने का मुतालबा कर दिया। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी का कहना था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शामिल मेंबरान मेरे बारे में जानिबदार हैं। चीफ जस्टिस और जस्टिस नईम अफ़गान को काउंसिल का हिस्सा नहीं होना चाहिए। नोटिस के जवाब में जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा कि जुडिशल काउंसिल की कार्रवाइयों की प्रेस रिलीज़ मेरी राय के बगैर जारी करने से मेरे बुनियादी हकूक़ मुतासर हुए हैं और कौंसिल किसी भी जज के ख़िलाफ़ उस वक्त कार्रवाई कर सकती है जब मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला हो, जबकि अक्सरियती फ़ैसले के ज़रिए किसी जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई का इख्तियार नहीं रखती। उन्होंने कहा कि 3 अप्रैल 2023 को चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक ने साबिक़ चीफ जस्टिस को ख़त लिखकर मेरे खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की बात की। मौजूदा जुडिशल काउंसिल के तमाम फैसले जानिबदार होने की वजह से गैर कानूनी तस्वुर होंगे। दूसरी जानिब इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की जायदाद ज़ब्तगी के अहकामात वापस ले लिए। अदालत ने जब्त शुदा जायदाद और असासे वापस करने का हुक्म दिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ की जायदाद वापस करने के अहकामात जारी किए। अदालत ने नवाज शरीफ की प्रॉपर्टीज, गाड़ियां और बैंक अकाउंट्स वापस करने का हुक्म भी दे दिया। वाज़िया रहे, एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने के बाद जायदाद ज़ब्तगी के अहकामात अक्टूबर 2020 में दिए थे, जिसके बाद नवाज शरीफ की लाहौर में 1650 कनाल की ज़रई ज़मीन, अराजी और लग्जरी गाड़ियाँ ज़ब्त की गई थी। इस पर भी तफसील से गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ कायद मुस्लिम लीग नून और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के मुकदमात में क्या फ़र्क है, क्या दोनों कायदीन कागजात नामजदगी जमा कराने में कामयाब हो जाएंगे, इस तमाम तर सूरत हाल पर प्रोग्राम में बात करेंगे। वेरी ग्रेटफुल, मुझे प्रोग्राम के पहले हिस्से में ज्वाइन किया है हसन रज़ा पाशा साहब ने, चेयरमैन है पाकिस्तान बार कौंसिल के। मेरे साथ हैं अली जाज भुट्टा, वंस अगेन लीगल एक्सपर्ट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केस को भी प्लीड कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों के टाइम देने का। पाशा साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी का ये जो केस है, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर है, आप इसको कैसे एवेल्युएट कर रहे हैं? बिकॉज जो उनके एतराज़ात हैं इसको लेकर, कीपिंग इन माइंड ये रेफरेंस जो है ये प्रेसिडेंट की तरफ से नहीं आया हुआ, कैसे आप इसको एवेल्युएट करते हैं जी? अस्सलाम वालेकुम काई साहब, मैं ये एक बताता चलूं कि एक ऑडियो लीक आई थी जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की जी। उस वक्त के वज़ीर आला परवेज़ इलाही के साथ, और उसमें एक मुल्ज़म मोहम्मद खान भट्टी जो कि रिक्वायर्ड था, जो कि मुख्तलिफ एजेंसीज को उसकी तलाश थी, वो उनके घर पहुंच गया था और सेफ कस्टडी में रादर वो पहुंच गया था। और ये उससे जो उनकी जो ऑडियो लीक है उससे साबित हो रहा था कि वो उनके घर पहुंच गया और चीफ मिनिस्टर साहब भी उनके घर जा रहे थे और बड़े फ्रैंकनेस थी उन आपस में उनकी। फिर उसी दिन ही एक और ऑडियो लीक हुई जिसमें साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी साहब और साबिक चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही की ऑडियो लीक हुई, जिसमें ज़ुबैरी साहब फरमा रहे थे वज़ीर आला पंजाब से कि डोगर का केस CPO लाहौर, उसका केस मज़ाहिर अली अकबर साहब के पास लगा है, तो उनको ज़रा कह दे। तो उन्होंने कहा फ़िक्र नहीं करो, लग जाएगा और उनको कह दूंगा। फिर एक और उनके वकील की आपस की बात थी,
वो भी बाहर आई और उसमें भी यही था। तो ये चीजें कनेक्ट कर रही थी आपस में। अब ये हुआ कि हमने जब ये शोर उठा तो पाकिस्तान बार कौंसिल ने तमाम प्रोविंशियल बार कौंसिल्स को बुलाया, जिसमें इस्लामाबाद बार कौंसिल भी थी, और वहां पे हमारी 4-5 घंटे मीटिंग हुई। ठीक है। और वहां पे ये तय पाया कि जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ 6 रेफरेंसेस फाइल होंगे, 4 प्रोविंशियल बार काउंसिल, 1 इस्लामाबाद बार काउंसिल और ऑफ कोर्स पाकिस्तान बार काउंसिल। ठीक है जी। हमने 6 रेफरेंसेस फाइल किए, और ये साथ ये भी बताता चलूं कि पाकिस्तान की तारीख में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी बार काउंसिल ने आला तरीन अदलिया के किसी मुअज़्ज़ज़ जज साहब के खिलाफ रेफरेंस फाइल किया हो। इससे पहले जितने भी रेफरेंस फाइल हुए, बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशन ने जज साहब का साथ दिया, चाहे वो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब हों, चाहे वो जस्टिस काजी फाइसा साहब हों, चाहे जस्टिस सदीकी साहब हों। अब सूरत हाल ये हुई है कि जब हमने ये रेफरेंस फाइल किए तो उसमें हमने ऑडियो टेप्स भी, ऑडियो लीक्स भी थी, वो भी शामिल की, और फिर उनके कुछ प्रॉपर्टी के प्रूफ थे जो कि उन्होंने सस्ते दामों ली, जबकि उनकी मालियत 2 अरब से जायद थी, और इसके अलावा उनके जो कमर्शियल प्लॉट्स थे वो ये सारे सबूत हमने साथ लगाए। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज इनको जब ये शोकॉज नोटिस जारी हुआ तो उसमें उन्होंने बजाय इसके कि उसका जवाब देते, उन्होंने ऑब्जेक्शंस आयद कर दिए तमाम जुडिशियल काउंसिल के मेंबरान पे। ठीक है। ये उनका हक बनता है, वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, लेकिन क्या ये अच्छा होता कि उस वक्त के चीफ जस्टिस जनाब उमर अताब बंदयाल साहब, जो कि चेयरमैन थे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के, और न लग रहा था कि इनके साथ ही हैं, इनके हक में हैं, तो वो बुला लेते। हम तो बार बार मुतालबा कर रहे थे कि ये उनको ये रेफरेंस समात के लिए लगाएं, हम अपना प्रूफ पेश करेंगे, ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी हो, पता चले कि क्या है। अगर गलत है, ऑडियो लीक्स गलत है, तो फिर जिन्होंने बनाई है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और अगर वो ठीक है तो आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई हो। लेकिन उस वक्त नहीं बुलाया गया। ये वो पूछ सकते हैं अपने साबिक चीफ जस्टिस साहब से कि आपने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास क्यों नहीं बुलाया। बहरहाल अब चूंकि वो नोटिस उन्होंने दे दिया और इन्होंने बजाय उस शोकाज नोटिस का रिप्लाई करने के एक नई सिमत चले गए हैं। बहरहाल ये है सारी सूरत हाल। अच्छा, मैं ज़रा अली एजाज की तरफ भी चलूँ। अली, मुझे ज़रा 2 चीज़ें, जिस तरह अभी पाशा साहब ने तो एक बड़ा कंप्रीहेंसिव इस चीज़ को बताया, मुझे ज़रा 2 चीज़ें बताएं। एक तो उनका जो व्यू पॉइंट है, एक तो कहते हैं जी ऑडियो लीक्स के जो अरकान थे वही इसके अरकान हैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के, सो दे शुड नॉट हियर इट। एक और ऑब्वियसली आप लोग ज़्यादा लीगल एक्सपर्ट हैं, आप लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को हेड चीफ जस्टिस कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में एज पर लॉ वो चीफ जस्टिस ही कर सकती हैं। ये 2 जो उनके कंसर्न्स हैं, ये किस हद तक वैलिड हैं, और इससे क्या कोई डेविएशन हो सकती है या नहीं हो सकती? देखें काजी साहब, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट का ये इंटरनल मामला है, और मेरी ज़ाती राय में एहतसाब सबका होना चाहिए, लेकिन एहतसाब इस बुनियाद पे नहीं होना चाहिए, तअस्सुब की बुनियाद पे नहीं होना चाहिए, विक्टिमाइजेशन की बुनियाद पे एहतसाब नहीं होना चाहिए। और जो उनके एतराज़ात हैं कि मेरे बुनियादी जो हकूक़ हैं वो सलब किए जा रहे हैं, उनके हकूक़ जो है वो उसको मद्देनज़र रखना चाहिए, उनको फेयर ट्रायल का मौका मिलना चाहिए, और दूसरी तरफ जो कानून के तकाज़े हैं वो पूरे करने चाहिए। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को ये चाहिए कि उनको प्रॉपर हक़ दफ़ा का मौका दें, और प्रॉपर उनको अपने जो उन पे एतराज़ात हैं या जो उन पे इल्ज़ाम हैं उनको अपने हक में एविडेंस पेश करने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन जो उनका एतराज़ है कि जो ऑडियो लीक्स के हवाले से उनका एतराज़ है, तो उन पे 9 रेफरेंस ऑडियो लीक्स के हवाले से फाइल कर चुके हैं। उसमें यह है कि आपको इल्म में होगा कि ऑडियो लीक्स कमीशन एक बना था, उसको भी उसका नोटिफिकेशन भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुअत्तल कर चुका है। ये भी उनका एक एतराज़ है। और अगर वो कह रहे हैं कि मेरे साथी जजेस में मैं ट्रस्ट नहीं करता, तो ये उनके एतराज़ात
रद्द नहीं किए जा सकते किसी सूरत नहीं। लेकिन फिर अली मुझे ये भी बताएं कि अगर रद्द नहीं किए जा सकते, एक सूरत हाल है, इससे वे आउट क्या है? एक तो था उन लोगों को जवाब देना चाहिए था, उन्होंने जवाब नहीं दिया, वो एक डिफरेंट साइड के ऊपर चले गए कि जी बेंच ही नहीं होना चाहिए एंड ऑल दैट। इसका वे आउट क्या आपको अपेरेंटली नजर आ रहा है इस सिचुएशन का? मैं समझता हूं कि जो उन पर इल्जामात हैं, चाहे वो ऑडियो लीक्स के हवाले से हैं या किसी किस्म की करप्शन के हवाले से हैं, उनको प्रॉपर उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन हमारा ये मौकफ ये है कि ये एहतसाब बिल्कुल सबका होना चाहिए। ये तअस्सुब या विक्टिमाइजेशन की बुनियाद पे किसी का एहतसाब नहीं होना चाहिए। हाँ, उनके एतराज़ात जो हैं उनको भी रद्द नहीं किया जा सकता, उनको सुने और उनको भी चाहिए कि अपने हक में जो भी उनके पास एविडेंस है वो पेश करें। अगर ये इल्जामात जो उन पे रेफरेंस की शक्ल में बार काउंसिल ने लगाए जो लगे हैं, तो उनको भी अपने हक में अपना दिफा करना होगा, ताकि उनको भी फेयर ट्रायल का मौका मिले और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी इंसाफ के तकाजे पूरे करे। ठीक। अच्छा पाशा साहब, अब ये दो चीज़ें सर, इसमें से अगर हम एक एक ज़रा इसको डिस्कस करें थोड़ा सा सर। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में क्या होने जा रहा है? क्या ये केस आगे चलेगा, या वो जो कह रहे हैं कि जी ये सियासी इमा के ऊपर केस बनाया गया है मेरे ऊपर, और आप के ऊपर उनका ये है कि जी आप लोग पॉलिटिसाइज थे, दैट्स व्हाई ये आज दोबारा लोग देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर जजेस ऐसे रिमार्क्स दे रहे हैं तो एक डिवीजन सी होती नजर आ रही है। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन ये रिमार्क्स से और इन सारी चीजों से सामने आ रहा है जानिबदार बेंच और ये सारे जो रिमार्क्स हैं। अब इसका वे आउट मुझे जरा थोड़ा सा उस पर भी रहनुमाई फरमाए अपनी। काई साहब, एक तो ये बड़ा वेग सा इल्जाम है कि सियासी बुनियादों पर इनके खिलाफ रेफरेंस फाइल किया गया। आप बताएं कि 4-5 बार काउंसिल्स हैं प्रोविंशियल, इंक्लूडिंग इस्लामाबाद बार काउंसिल, उनकी इनके साथ क्या सियासी मुखासमत है? क्या वजह है? कौन सी मुखालफत है? कौन सा तासुब है जिसकी बुनियाद पे इन बार काउंसिल्स ने की है? अब आप हमारी तरफ आए, हमारा इनके साथ क्या है? कोई दुश्मनी है, कोई सियासी, ये किस पार्टी से इनका तल्लक है पहले ये बताएं। हमारा तो किसी पार्टी के साथ कोई तल्लक नहीं। मैं अभी भी ऑन एयर ये बात कर रहा हूँ, लाइव प्रोग्राम आपका कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया। और मेरा एक बड़ा शुरू से मेरा स्टैंस है कि जब आप बार काउंसिल या बार एसोसिएशन के किसी ओहदे पे पहुंचते हैं तो आप मुख्तलिफ पार्टियों के वकला से वोट लेके पहुंचते हैं। तो आपका ये मनसब तकाजा करता है कि आप गैर जानबदार हैं, आप किसी एक पार्टी की तर्जमानी ना करें। कोई किसी पार्टी की तर्जमानी करेंगे तो बाकी वो वोटर जिन्होंने आपको वोट दिए हैं वो हर्ट होंगे। तो हमारा तो ये बात है कि कोई पॉलिटिकल नजरिया नहीं है, कोई पॉलिटिकल सोच नहीं है और ना किसी पार्टी की तर्जमानी कर रहे। अब एक खत की तरफ आते हैं, जो जिस खत को भी उन्होंने बुनियाद बनाया कि जनाब चीफ जस्टिस साहब जो मौजूदा है उन्होंने और सीनियर प्यूनी जज सरदार तारक मसूद साहब ने उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब को एक खत लिखा। वो खत के मंदरजात तो देखे, उन दोनों ने, जो कि दोनों उस वक्त भी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के मेंबर थे, उन्होंने उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब को ये खत लिखा कि जनाब हमारा एक साथी जज के खिलाफ रेफरेंस फाइल हुए हैं, ठीक है, उन पे एक तलवार लटक रही है, इस रेफरेंस को फिक्स करें और अगर इन पे नहीं साबित होता तो कम से कम फ्री एंड फेयर हो के ये बेंच पे बैठे और अपना काम करें, अपनी ड्यूटी दें, और अगर कोई साबित होता है तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो। ये तो उन्होंने नहीं कहा कि रेफरेंस लगाएं और इनको सजा दें, ठीक, ये बात बिल्कुल नहीं है। उसमें बड़ा एक बैलेंस सा खत था और उसमें ये था कि आप लगाएं और फैसला करें कि क्या है। हमारा एक साथी जज सही आजादाना तौर पे बेंच पे बैठ के वो फैसले नहीं कर पा रहे, उनके लिए प्रॉब्लम्स है, एक तलवार लटक रही है। तो ये था उसका एक, मैं जो मुख्तसर सा उस खत का था। तो इसमें क्या बुराई है जी अगर उन्होंने लिख दिया तो? हमने भी तो बार बार कहा और हमारा स्टैंस ये है कि जनाब रेफरेंस लगाएं। ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो हमने इल्जामात आयद किए हैं विद प्रूफ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इसको एवेल्युएट करे और अगर ये साबित होता है कि ये गलत है तो फिर जिन्होंने ये बनाए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें हमारे। और अगर वो सही है तो फिर आर्टिकल 209 के तहत इन जज साहब को
फेस करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अली इजाज भुट्टर, दो चीज़ें अभी जो पाशा साहब बात करें, एक तो मैं ज़रा इसको आगे लेकर चलूं। आपको याद होगा इस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब पर भी एलिगेशन रेफरेंस आया, वो पूरे प्रोसेस से गुजरे एंड टू एंड, वो और उनकी मैसेज, और आज ही इज़ कंसिडर्ड कि वो ही इज़ अ सक्सेसफुल पर्सन जिन्होंने उन तमाम जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए थे उनका सामना किया, एंड टुडे इज़ द चीफ जस्टिस। आपको नहीं लगता जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी को इंस्टेड के वो रिबटल दें इन सारी चीज़ों का कि जी सियासत हो रही है, मीडिया है, पॉलिटिकल है, ही शुड गो एंड फेस दैट और अपने आप को वहाँ से क्लियर करें और उसके बाद आगे चीज़ें चलें? जी बिल्कुल, उनको अपने आप को क्लियर करना चाहिए और अपने पे जो इल्ज़ामात उन पे लगाए गए हैं उनका जवाब देना चाहिए। हम तो नहीं कह रहे कि वो इल्ज़ामात जो हैं वो उन पे झूठे हैं या सच्चे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल एतराज़ात भी उनका हक है और अपने जो उन पे इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनका भी जवाब उनको देना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये खालिस्तान सुप्रीम कोर्ट का इंटरनल मामला है। हमें मैं ज़ाती राय में ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं करना चाहता। ठीक। अच्छा एक लास्ट मुझे ज़रा ये बता दें, उनका जो एतराज़ चीफ जस्टिस के ऊपर है और जस्टिस नईम अफ़गान के ऊपर, क्योंकि वो ऑडियो में भी, ऑडियो लीक्स वाले कमीशन में भी थे, लेकिन अगर हम बात करें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की, उसको हेड ही चीफ जस्टिस ने करना है, उसमें ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? कोई आईनी कानूनी कोई इसमें चीज़ है ऑप्शन के चीफ जस्टिस की बजाय कोई और हेड करे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को? देखें, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो अक्सरियत की बुनियाद पे अमूमन चलता है। इस हवाले से पाशा साहब आपको बता सकते हैं बेहतर। तो बात यह है कि अगर उनका एतराज़ है, कोई भी पाकिस्तान का शहरी कोई भी किसी के भी जज पे हो या वो साथी जजेस पे कह रहे हैं कि मुझे इनसे इंसाफ की तवक्को नहीं है, तो अगर हम कहें कि मैंने ही फैसला करना है, मिसाल के तौर पे अगर इमरान खान साहब कहते हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे मुझे एतराज़ है, मुझे उनसे इंसाफ की तवक्को नहीं, अगर वही बज़िद हैं कि मैंने ही इनके सारे केसेस सुनने हैं, तो अगर मुज़ाहिर नकवी साहब कह रहे हैं कि मुझे सियासी तौर पे इन्वॉल्व किया गया है, मुझे अपने साथी जजेस पे एतबार नहीं है, ट्रस्ट नहीं है और मुझे इंसाफ की तवक्को नहीं है, तो अगर हम कहें कि नहीं हम उसी एतराज़ात आपके रद्द किए जाते हैं, फैसला तो हम ही करेंगे, तो इसका अल्टरनेट तो निकालना चाहिए कि अगर वो कह रहे हैं कि मुझे वो उन जजेस को उस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खालिस्तान जो है वो इन मामले में जो मुज़ाहिर नकवी साहब का मामला है खुद को अलहदा कर देना चाहिए। आइन की रूह भी है और आइन की मंशा भी ये है कि जब वो ये कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। पाशा साहब आपके लिए मैं सवाल छोड़े जा रहा हूं, लेकिन ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है। अब इस सारी सूरत-ए-हाल में वो रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में माइनस चीफ जस्टिस क्या प्रोसेस चल सकता है? एक इस रेफरेंस को आप चलते देख रहे हैं या बेंच रीशफल होता देख रहे हैं? एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस अहम सवाल पे जवाब लेंगे। पाशा साहब से मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी पाशा साहब, आपके लिए सवाल छोड़ गया था, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को चीफ जस्टिस के अलावा कोई हाइड कर सकते हैं, नंबर वन, और आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं? क्या आप रीशफल होता बेंच देख रहे हैं या आप कार्रवाई का आगाज होते देख रहे हैं? जी काई साहब देखें, आइन की जो मंशा है वो तो ये है कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह है कि उसके चेयरमैन चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होते हैं। ठीक है। कोई और चेयरमैन नहीं बन सकता, नंबर वन। ओके। नंबर टू, दो सीनियर तरीन जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, और दो सीनियर तरीन चीफ जस्टिस जो सूबाई जो होते हैं। जी। ये फॉर्मेशन है। अब इसमें तो चेंज नहीं हो सकती, ये तो इसी तरह रहेगा। और आप देखें कि ये उनके लिए अगर मुश्किल है तो कभी जरा उनकी जानब आके देखें जो इस काउंसिल के मेंबर हैं, चेयरमैन और दो सीनियर जजेस, कि वो भी तो उनके लिए भी कितना मुश्किल होगा अपने एक साथी जज के खिलाफ सुनना। वो किस तरह बैठेंगे, कितने बड़े दिल के साथ बैठेंगे, ये चीजें भी आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। अब आइन बनाने वालों ने जो उसकी स्पिरिट रखी है वो इस तरह रखी है कि जो आला तरीन अदलिया है उसके जो जज साहबान है
उनको उनकी जो खिलाफ रेफरेंसेस है वो इसी काउंसिल ने सुनने होते हैं। ठीक है। बाहर से तो कोई बंदा आ नहीं सकता, ठीक है। ना ही बाहर से किसी को मुस्तार लिया जा सकता है, आइन की मंशा ये। ओके। तो मुझे तो ये लगता है कि ये तो आगे चलेगा और इसमें एविडेंस होगी। जो जिन्होंने एप्लीकेशन दी है, जिन्होंने फाइल की है कंप्लेंट, उनकी भी एविडेंस होगी और इनको भी सफाई का मौका मोअज़्ज़ज़ जज साहब को भी मिलेगा। ये नहीं हो सकता कि इनको सफाई का मौका ना मिले, तो ये मुमकिन नहीं है। जिस तरह अभी आपके पैनलिस्ट फरमा रहे थे कि सफाई का मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलेगा। ये कानून की मंशा है। आर्टिकल 10A यहाँ भी लागू होता है कि फ्री एंड फेयर ट्रायल का मौका सबके लिए बराबर है। बिल्कुल सही है। अच्छा, थोड़ा सा सियासी जो मुकदमात हैं उन पर चलते हैं। अली जाज साहब, ज़रा मुझे बताएं, नवाज शरीफ के सासाजात जब्त हुए, फिर उसके बाद बहाल हो गए। उन्होंने कहा जी बशीर साहब ने, जज बशीर साहब ने उनका फ़ैसला किया था। अब मैं ये समझने से कासिर हूँ कि उस वक्त का फ़ैसला गलत था, आज का फ़ैसला गलत है, उस वक्त का फ़ैसला सही था या आज का फ़ैसला सही है, या दोनों फ़ैसले गलत थे या दोनों फ़ैसले सही हैं। मुझे नहीं अब समझ आ रही, ज़रा इसमें थोड़ी रहनुमाई फरमाएं प्लीज़। देखें काजी साहब, एक ही रियासत में दो निज़ाम चलाए जा रहे हैं। एक तरफ अभी नए जो आए हैं रियासत के लाडले, उनके प्रोटोकॉल सारे आपने देखे कि किस तरह बाहर उनको प्रोटोकॉल दिया गया, दुबई में बैठ के इधर उनकी हिफाजती ज़मानत दे दी गई। किस तरह हाई कोर्ट में वो मुजरम भी थे, उनको हिफाजती ज़मानत एक अटॉर्नी के जरिए दी गई, 420 सेकंड में दी गई। और किस तरह नैब का किरदार आपने देखा कि बिन बुलाए वो उधर पहुंच गए और इस्तदा करने लगे कि माय लॉर्ड, हमें उनकी जो है वो कस्टडी नहीं चाहिए, उनकी गिरफ्तारी नहीं चाहिए। फिर तोशाखाना के हवाले से अभी आपने एहतसाब अदालत की बात की, वही तोशाखाना केस जिसमें वो गाड़ियां ले चुके थे, उनकी दायमी वारंट जारी हो चुके थे, उनके वारंट भी सस्पेंड किए गए। बिल्कुल जो दूसरी तरफ आप देखते हैं कि वही तोशाखाना, वही केस, 26 घंटे इमरान खान साहब के घर पे हमला किया गया, एक वारंट की तामील के लिए हमला किया गया, इधर 26 मिनट ना लगाए गए, उनके दायमी वारंट भी सस्पेंड, उनके बगैर हाजिर हुए कर दिए गए। तो मैं समझता हूं कि ये दो तरह का निज़ाम अभी पाकिस्तान में चलाया जा रहा है। आप देखते हैं कि इमरान खान साहब ने तो आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, इंसानी हकूक के लिए 27 साल स्ट्रगल की। सारी स्ट्रगल में उन पे कोई केस नहीं बना था, हमेशा इंसानी हकूक की बात की। अचानक क्या हो गया कि उन पे 200 से ज्यादा केसेस उन पे बना दिए गए। आप फौजदारी क्रिमिनल लॉ में आप देखते हैं कि कोई ऐसी पाकिस्तानी फौजदारी कानून में कोई ऐसी दफा शामिल नहीं थी जो उन पे ना लगाई गई हो। बगावत हो, गद्दारी हो, जो है वो तुहीने मजहब, तुहीने इलेक्शन कमीशन, तुहीने जज, फॉरेन फंडिंग, तोशाखाना, साइफर जो अभी केस बनाया गया। तो नवाज शरीफ साहब के जो मामलात हैं उनको और तरह से डील किया जा रहा है, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब के केसेस को नहीं सुना जा रहा। उनको जिस तरह उनको अली मुझे जरा एक मिनट, अली आपने कहा है कि और तरीके से डील किया जा रहा है, और रियासत के लाडले, ये रियासत के लाडले और तरीके से डील, ये जरा थोड़ा इस पे रोशनी और डालिएगा प्लीज। मैं बताता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में किसी मुजरिम को प्रोटेक्टिव बेल नहीं दी गई थी। 420 सेकंड में उनके बगैर हाजिर हुए, उनको मिल गई। और फिर जिस तरह एयरपोर्ट पे आए, उनको इमिग्रेशन, एफआईए, पुलिस आपके सामने एक मुजरिम को सल्यूट पेश कर रही थी, तो वो और तरह की ही ट्रीटमेंट होती है। किस तरह उनको सल्यूट पेश किया जा रहा था, किस तरह उनको प्रोटोकॉल दिए जा रहे थे, किस तरह उनको हाई कोर्ट्स में प्रोटोकॉल दिए जा रहे थे। ठीक है, वही बिल्कुल ठीक है। पाशा साहब, आपने सुना जो अली भुट्टर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी दो निज़ाम चल रहे हैं इस मुल्क में। एक वो निज़ाम है जिसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ जेल में है, और एक वो निज़ाम है जिसमें नवाज शरीफ साहब को ये सब कुछ बेल्स और ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। क्या आप एग्री करती हैं ऐसा ही दो निज़ाम चल रहे हैं इस मुल्क के अंदर? मैं सिर्फ एक बात करना चाहूँगा कि ये दो निज़ाम क्या अप्रैल 2022 के बाद शुरू हुए हैं या उससे पहले भी थे? मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान की जब क़याम अमल में आया, उसके बाद जो सूरत हाल है वो देख लें कि वहाँ शुरू से ही दो निज़ाम चल रहे हैं। एक एलीट क्लास के लिए कानून है और एक आम आदमी के लिए। ठीक है। जो पक्ष, जो प्रिविलेजेस एलीट क्लास को दी जाती हैं वो आम आदमी के नहीं मिलती। सही। यही चीज पीटीआई के चेयरमैन, इनको भी
मुल्ज़म होने के बावजूद जो उनको दी गई हैं वो आम मुल्ज़म को नहीं मिलती। ये ना कहें जो ब्लैंकेट कवर इनको अदालतों ने दिया कि जिस एफआईआर में वो मुल्ज़म अभी एफआईआर दर्ज भी नहीं हुई उसमें भी इनकी बेल, ये आम आदमी को नहीं मिल सकती। ठीक, इनको जो 36 प्रोटेक्टिव बेल एक दिन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी है, आम आदमी को ये नहीं मिलती। यही चीज अब नवाज शरीफ साहब को आज से 3 साल पहले चले जाएं, 3.5 साल पहले यही जज बशीर साहब थे, हिलने नहीं देते थे। आपको याद होगा कि वहां तक पहुंचना कितना मुश्किल था और कितने सख्त थे। आज वही बशीर साहब। लेकिन पाशा साहब फिर मैं ये कहने में, अगर आप मुझे इजाजत दें, क्या मैं हक बजानिब होऊंगा? बशीर साहब की अपने अब जिक्र कर दिया, पहले कोई और लाडला था, अब कोई और लाडला है। मतलब लाडलों की फिर मुल्क हो गया ना। फिर ये आप, मैं और अली भुट्टर, हम लोग क्या करेंगे दरमियान में? काई साहब, मैं बड़े दुख के साथ एक बात करना चाहता हूं। आप यकीन करें कि बड़ी तकलीफ होती है कि गवर्नमेंट या रजीम चेंज होते रहते हैं, लेकिन अदालतें क्यों चेंज हो जाती हैं? ये सवाल है। मैं इंशाल्लाह सर, बड़ा तकलीफ दे सवाल है ये पाशा साहब, ये बड़ा तकलीफ दे सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जनाब काजी फाइसा साहब है, इनके सामने भी ये रखूंगा अभी जब मुझे मौका मिलेगा कि रजीम चेंज होने के साथ अदालतें क्यों चेंज हो जाती हैं। यही जज बशीर साहब थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने क्या क्या फैसले किए, आज यही जज क्या फैसले कर रहे हैं। मतलब दुख होता है। और तभी 138 नंबर पे हैं हम। अदालतों को देखना चाहिए अपनी फाइल। अदालतों को ये नहीं देखना चाहिए कि आज रजीम चेंज हो गया, हुकूमत चेंज हो गई है और कल फलां बंदे ने मसनद इक़्तिदार पर बैठना है तो हमें जो है वो इसको रिलीफ देना है। नॉट एट ऑल। इनको किसी चीज से इन्फ्लुएंस नहीं लेना चाहिए। लेकिन अफसोस इस चीज का है कि वही अदालतें, वही जज रिलीफ जो नहीं दे रहे थे, वही रिलीफ उनको मिल रही। तो ये एक तकलीफदेह बात है। बहरहाल मैं जरा मैं डिफेंड नहीं करता। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अली भुट्टर साहब, जरा बताइएगा, बशीर जज साहब पहले कुछ फैसला करते हैं, आज कुछ फैसला करते हैं, तो जो अभी पाशा साहब बात कह रहे हैं, रजीम चेंज होते हैं, हुकूमतें चेंज होती हैं, अदालतें क्यों चेंज होती हैं जी? ये हमें नहीं समझ आई। वैसे देखें, ये बिल्कुल ये पाशा साहब ठीक कह रहे हैं, बड़ा अफसोसनाक है, मैं मानता हूं। देखें, एक तरफ इलेक्शन की तारीख का तयन भी हो चुका है, ऐलान भी हो चुका है, और पीटीआई के खिलाफ जो क्रैकडाउन है वो 18 माह से जारी था, वो मजीद सख्त कर दिया गया। सारे रियासती वसाइल एक ही पार्टी को ख़त्म करने पे लगाए जा रहे हैं, और जो इस मुल्क की मकबूल तरीन जमात है, आप भी मानते हैं, सारे सर्वे भी मानते हैं। तो फिर इसका मतलब हुआ कि रियासत भी मजाक है, पुलिस भी मजाक है, अदालतें भी मजाक हैं। अदालतें कहती हैं कि भाई इस बंदे की बेल हमने दे दी है, इसको छोड़ दिया जाए। वो छोड़ा नहीं जाता। कहा यह जाता है कि जी अभी हुक्म नहीं हुआ कि इसको छोड़ना है या नहीं छोड़ना। तो हुक्म कौन देता है? हुक्म जो है वो अदालतें देती हैं। तो अदालतों को भी चाहिए कि अपने हुक्म की तमील करवाएं। और किस तरह एक ही पार्टी, देखें, ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो शायद ही तारीख में इस तरह ना हुआ हो। लेवल प्लेइंग फील्ड के चक्कर में हमने इस मुल्क में वो तबाही की जो तारीख में कभी नहीं हुई थी। सियासी अदम से काम आपके सामने, मुआशी अदम से काम आपके सामने, ला कानूनियत आपके सामने, चार दीवारी का जो तकद्दुस इस दफा पे माल हुआ है, पाशा साहब भी मानेंगे, तारीख में कभी ज़िया के दौर में नहीं हुआ था, किसी आमर के दौर में कभी नहीं हुआ था। उसके बाद आप देखते हैं कि किस तरह जबरदस्ती लोगों को उठाया जाता है, उनको अगवा किया जाता है, और फिर आइन के मुताबिक उनको 24 घंटे नियरेस्ट वो मजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश करना होता है, लेकिन नहीं पेश किया जाता जब तक उनका इंटरव्यू नहीं आता, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आती। तो बात यह है कि इस सारा कुछ करने के बाद क्या लेवल प्लेइंग फील्ड जो मांगते थे उनको मिली? सवाल ये है। अभी अगर 2018 की पाशा साहब ने भी हवाला दिया कि तब ये था, तब तो पीटीआई के उम्मीदवार भी मौजूद थे, जलसे कर रहे थे, नून लीग के उम्मीदवार भी मौजूद थे, वो भी जलसे कर रहे थे, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी मौजूद थे, वो भी जलसे कर रहे थे। क्या इस तरह पहले हुआ था? नहीं हुआ था। आज हालात ये हैं कि पीटीआई अगर फलस्तीन के मामले में बाहर निकलती है तो वो रोक दिया जाता है, अगर जश्न आज़ादी के लिए बाहर निकलती है वो रोक दी जाती है, अगर इमरान खान साहब की सालगिरह पे कुरान खानी के लिए निकलती है वो रोक दी जाती है कि ये किसी सूरत में इसकी इजाजत नहीं है। तो
बात यह है कि किस तरह गैर कानूनी, किस तरह हमने उन पे 200 से ज्यादा मुकदमात बनाए। फिर ऐसे केस आप देखें ना, फेयर ट्रायल पॉइंट आ गया जी आपका, बिल्कुल ठीक है। क्या पहले भी कभी हुआ था कि कोई बंदा अपने हक में अपनी एविडेंस रिकॉर्ड ना करवा सके, अपने गवाहान पेश ना कर सके, उनको फाइनल आर्गुमेंट्स का वेरी राइट जो है वो मौका अली साहब, आपका पॉइंट आ गया जी। अली इजाज भुट्टर, थैंक यू वेरी मच। हसन पाशा साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक जा रहे हैं जी ब्रेक से, मैं वापस आऊँगा तो अख्तर और साफ अली मेरे साथ होंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले ये जो कुछ हो रहा है अभी, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात की है कि रजीम चेंज होते हैं, हुकूमतें चेंज होती हैं, लेकिन अदालतें क्यों चेंज होती हैं? और ये सवाल मेरे ख्याल में आज सुप्रीम कोर्ट से भी पूछना चाहिए। कैसे हो सकता है कि वही जज बशीर आज से 3 साल पहले फैसला कुछ दे रहा है और आज वही जज बशीर कोई और फैसला दे रहा है? और ये अगर सब कुछ होगा तो और कुछ हो ना हो, तारीख इसको ज़रूर याद रखेगी। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं तो अख्तर और साफ अली साहब से इस पूरी सूरत हाल पर रिव्यू लेंगे उनका। जी मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, जैसा कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू कर रहे थे कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ी ईसा की सरबराही में 27 अक्टूबर को होने वाले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के ख़िलाफ़ रेफरेंस पर इन्हें शो कॉज जारी करते हुए 10 नवंबर तक जवाब तलब किया गया था, लेकिन जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के शो कॉज नोटिस का जवाब देने की बजाय जस्टिस काजी फ़ायज़ी ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस नईमुद्दीन अफ़गान पर सवालात उठाकर इन्हें केस से अलहदा करने का मुतालबा कर दिया है। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी का कहना है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शामिल मेंबरान मेरे बारे में जानिबदार हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में मुझे ज्वाइन किया है अख्तर और साफ अली साहब ने, पाकिस्तान के 2 दफ़ा के साबिक़ अटॉर्नी जनरल रहे हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। सर, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के जो एतराज़ात कानूनी तौर पर किस हद तक दुरुस्त हैं या नहीं, क्या कहेंगे सर इस पे आप? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो मामलात हैं जस्टिस नकवी साहब के खिलाफ, वो किसी रेफरेंस की बुनियाद जो कि सदर मुमलिकत ने भेजा हो नहीं है। इनकी जो बारात में आया और जो हमें पता चला है कि जस्टिस उमर बंजाल साहब जो सरबराह थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, उन्होंने जो रूल्स हैं उसके मुताबिक इसका मामला भेजा था जस्टिस तारिक साहब के पास जी, सरदार तारिक साहब के पास, और उन्होंने कहा कि प्राइमा फेसाई इसमें केस बनता है। तो अगर कोई प्राइमा फेसाई केस बनने का मतलब ये थोड़ी है कि वो लाजमी तौर पे उसी बात को एडहियर करें या उन्होंने कोई वर्डिक्ट दे दिया हो। तो ये हमेशा यही हुआ है कि सीनियर जज के पास जाता है, सीनियर जज पे ओपाइन करते हैं, और कभी भी ये एतराज़ नहीं उठाया जाता क्योंकि उन्होंने अपना एक प्राइमा फेसाई व्यू दिया है, इसलिए वो जानिबदार हैं। और काजी फ़ायज़ी ईसा साहब जो है उसके सरबराह हैं, जो हैत है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की, उसमें चीफ जस्टिस का बैठना ज़रूरी है, और चीफ जस्टिस के बगैर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसकी तश्कील मुमकिन नहीं है और प्रॉपर भी नहीं है। और इसके ऊपर जजमेंट भी आया क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ही की, मेरा ख्याल है 11 रुकनी बेंच था। ठीक, तो ये एतराज़ जो है वो शायद इतना वजन नहीं रखता, क्योंकि अगर कोई ऐसा मामला हो, एक ऐसा ट्राइब्यूनल हो जिसके अंदर उसकी हैत बदल नहीं सकती या उसकी जगह कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो कानून का मंशा यही है कि वही उसको सुनेगा। ठीक, और जहाँ तक जो तासुब की बात है, तो उस तासुब का भी जो है तयन उन जज साहिबान ने ही करना होता है जिन पे तासुब का इल्ज़ाम लगाया जाए। ठीक, अच्छा सर, 2 चीज़ें, एक तो आपने बेंच की बात की, चीफ जस्टिस उसको ऐड करेंगे, बिल्कुल ठीक आपने बताया, सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, ये भी बिल्कुल ठीक। अब सवाल ये है कि जो जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये सियासी ईमा पर बनाया गया है। सो एक अपेरेंटली ऐसे नज़र आता है कि जो एक सिचुएशन कुछ अर्सा पहले फॉर्मर चीफ जस्टिस की बात थी, वैसी एक डिवीजन होती नज़र आ रही है। व्हाट डू यू वांट टू कमेंट ऑन दैट जी? I wouldn't call it a division, ये तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर का मामला है और ये इंटरनल प्रोसीडिंग्स है, ये कोई एडवर्सरी प्रोसीडिंग्स नहीं है, ये कोई ज़ैद बनाम बकर नहीं है, ये कोई केस नहीं है,
ये एक इंक्वायरी होती है जो कि आइन की मंशा के मुताबिक ये है कि यू आर जज्ड बाय योर ओन पीयर्स, यानी आपके अपने भाई आपका जो है वो कंडक्ट देखते हैं। इसके अंदर कोई ऐसा सिलसिला नहीं है कि इसमें किसी को गिल्टी या नॉट गिल्टी कहा जाए या किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम के साबित होने की बात है। वो एक प्राइमा फेसाई मामले को देख के शोकॉज किया जाता है। उसके बाद जज साहब जो हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है उनको पूरा मौका दिया जाता है, ठीक, जो अपनी सफाई पेश करते हैं। ठीक, अच्छा सर, ठीक, अच्छा ये जो रेफरेंस है सर, अब इसको आप इसका क्या फ्यूचर क्या देख रहे हैं? आपको लग रहा है ये कंटिन्यू करेगा, ये मुस्तरद हो जाएगा? जो कंसर्न्स उन्होंने रेस किए हैं वो जिस तरह आप पहले फरमा चुके हैं, वो कितनी वैलिडेशन उनकी अपीरेंटली मुझे तो नहीं नजर आ रही है आफ्टर योर कमेंट्स। हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ दिस थिंग, ये इस पूरे रेफरेंस का? जो देखिए इसके मेरिट्स के बारे में कुछ कह नहीं सकता, आई डोंट नो। मेरिट्स के ऊपर, एविडेंस के ऊपर ये सारा होगा। ये है एक्रीशन ऑफ वेल्थ की बात, और एक्रीशन ऑफ वेल्थ जो है वो चाहे वो नैब के मामलात हों, चाहे वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मामलात हों, FIA के मामलात हों, एंटी करप्शन के हों, ये एक ऐसी चीज है जिसको हमने देखना है, जिसको हमने, सारी दुनिया ये कहती है और हमारे मुल्क में तो खास तौर पे इस चीज का हमेशा बात हुई है कि करप्शन चाहे किसी इदारे में भी हो, उसको आपने निप इन द बड करना है, ताकि सब लोगों को ये चले कि हमारा मुल्क एक महज़्ज़ब मुल्क है और जितना बड़ा ओहदा है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। ओके, अच्छा सर, एक लास्ट मुझे बताइएगा, इसके बाद मैं आगे चलूं जरा। ये उनका जो व्यू पॉइंट है कि इस पैनल 3 जजेस में से 2 जजेस वो हैं जो ऑडियो लीक कमीशन को भी देख रहे हैं, जिसमें ऑब्वियसली ही इज बीइंग देयर। सो एक ये जो उनका कंसर्न है, ये किस हद तक इंपॉर्टेंट है, या आप इसको लेट मी रीफ्रेज, इसको कैसे आप वैलिडेट करते हैं? मैं इसमें वैलिडेशन या इनवैलिड करने की तो बात नहीं है। बात यह है कि अगर कोई केस जो है वो आपका देखा जा रहा है एक इंक्वायरी कमीशन में, और इंक्वायरी कमीशन याद रखिए कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं होती, वो एक फैक्ट फाइंडिंग बात होती है, और फैक्ट फाइंडिंग जो है उसमें भी रिकमेंडेशंस ही होती हैं। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भी मामला जो है वो एक तो ये कि पब्लिक नहीं होते और उसकी कोई पब्लिक हेयरिंग नहीं होती, और ये मामला जो है ये आपके अपने भाई आपके कॉन्डक्ट को देख रहे हैं। कोई ये इल्जामात नहीं है जिसके ऊपर कोई सजा हो। इसके ऊपर ये ज़रूर है कि मिसकॉन्डक्ट का अगर कोई मुर्तकिब हो जाए जज साहब, तो फिर उनके मुतालिक सिफारिश की जाती है कि उनको ओहदे से अलहदा कर दिया जाए, और वो पेंशन के हकदार भी नहीं होते। ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा सर, थोड़ा सा आगे चलते हैं। नवाज शरीफ के सासाजाद जब्त हुए और उसके बाद बहाल हो गए। आज सवाल ये है कि क्या वो फैसला गलत था, या ये गलत है, या वो दुरुस्त था, या ये गलत हो गया है? इसको आप कैसे देख रहे हैं? बिकॉज एक परसों से एक डिबेट शुरू हो गई है नई कि ये सब कुछ होता जा रहा है और शायद हवाओं का रुख बदल रहा है, सो इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। व्हाट डू यू वांट टू कमेंट ऑन इट, अगर लीगली हम इसको डिस्कस करना चाहें तो? देखिए, हवाओं का रुख बिल्कुल बदल गया है। पहले आंधी जो चल रही थी वो खत्म हो गई है। जो स्मॉग का सिलसिला था वो अब टल गया है जी। और जो एक प्रोसिक्यूशन की फजा थी, यानी एक ऐसा सिलसिला चल रहा था जिसके अंदर आप देखें कि अगर असासे से ज्यादा आपके आमदन से ज्यादा असासे हों तो हर असासे के मुतालिक अलग केस तो नहीं बनता ना, तो एक केस बनेगा कि आपने ये आपकी आमदनी है और आपने ये 5, 6, 8, 10 असासे बनाए हैं। ठीक, वहाँ पे उनके खिलाफ यही इल्ज़ाम था, लेकिन हर असासे के मुतालिक, मसलन अल्जीरिया के मुतालिक अलग बना दिया और एवन फील्ड के मुतालिक अलग बना दिया। ये एक मिड ट्रायल वाली सिचुएशन थी। जहाँ तक उनकी जो असासे जब्त कर दिए गए थे, वो जब्त इन केसेस में नहीं थे, वो जब्त हुए थे उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करके, और कि वो एब्सकॉन्डर नहीं रहे, वो सरेंडर कर गए हैं, तो ये उनके असासे बहाल होंगे। और ये सिर्फ इन्हीं के केस में नहीं है, तमाम वो लोग जिनके असासे जब्त हो गए थे
और उनको वो वापस मिल गए। अच्छा, इसमें सर एक और चीज़, अगर हम ज़रा एक कंपैरिजन में आपसे चाहूँ, नवाज शरीफ और चेयरमैन तहरीक इंसाफ कागजात नामजदगी क्या हो पाएंगे, क्योंकि दोनों केसेस का सामना कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को अपेरेंटली जिस तरह हम चीज़ें देख रहे हैं वो डिफरेंट हैं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की इस वक्त बिल्कुल डिफरेंट है। आप इसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इलेक्शंस जनवरी के अंदर आ गए हैं और कागजात नामजदगी दोनों पार्टीज के हेड हैं, इसको आप कैसे, हाउ यू वांट टू कमेंट ऑन दैट जी? दोनों इस वक्त एक ही जिसको आप कहेंगे लेवल पे हैं, इन द सेंस के दोनों की कन्विक्शंस हैं। दोनों की कन्विक्शंस जब तक के खत्म नहीं हो जाती ना अहदी की तलवार उन पर लटकती रहेगी और दोनों इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लेकिन एक फर्क ये है कि नवाज शरीफ साहब के जो केसेस हैं वो अब राइप हैं अपील में, और उनसे एक में उनकी साहबजादी और दामाद के खिलाफ उन्हीं फैक्ट्स के ऊपर, उन्हीं एविडेंस के ऊपर बरियत मिल चुकी है। सो एक तो वो केस हो गया। दूसरा केस जैसे मैंने आपसे अर्ज किया वो भी मामला है जिसके अंदर उनको नाअहल करार दिया गया अल अजीजिया वाले केस में। अल अजीजिया केस तो बन ही नहीं सकता था क्योंकि वो भी आमदनी से जायद असासे बनाने का केस था। सो जैसे ही उनकी अपील सुनी जाएगी, मुझे लग रहा है, शवाहिद यही हैं, और जो रिकॉर्ड की बात है, ये क्या सराई नहीं मैं कर रहा, ये रिकॉर्ड की बात है कि वो केसेस जो हैं वो काबिले जो है वो सजा थे ही नहीं। तो वो एक सिचुएशन है। हाँ, दूसरी तरफ जो है इमरान खान साहब, अगर उनकी अपील जो है वो भी सुनी जाती है और वो उस अपील में बरी हो जाते हैं तो वो भी अहल हो जाएंगे। फिलहाल जो है ये इन दोनों के जो इलेक्शन लड़ने का मामला है वो डिपेंड करेगा कि वो हाई कोर्ट में अपील के फैसले क्या आते हैं। ठीक, अच्छा सर, लास्ट मुझे बताइएगा, अभी आपने कहा है कि जिस तरह आपने देखा है नवाज शरीफ साहब के जो केसेस थे वो काबिल सज़ा थे ही नहीं, लेकिन जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के इस वक्त केसेस हैं, चाहे वो 9 मई हो, चाहे बाकी के एसेट बियॉन्ड मीन्स वाले सिचुएशंस क्रिएट हुई हों या अलकादिर ट्रस्ट हो, ये सब कुछ, इसमें आप क्या देख रहे हैं? व्हाट डू यू फोरसी? देखिए, अभी वो केसेस जो है वो पेंडिंग है ट्रायल। तो शाहाना का केस जो है वो उसमें सजा हुई उनको, और वो थी बेसिकली इस बात के ऊपर कि वो स्पीकर से आया था इलेक्शन कमीशन, और फिर ये सारे के सारे मराहल तय होके आया था। और उसके अंदर जो है उन्होंने साफ तौर पे अपनी जो वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर था कि उन्होंने डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली फिल नहीं किया था, उसके अंदर कोई चीज़ें अख्फा की गई थी। बाकी केसेस अभी उनके ट्रायल के मराहल में है, उनमें उनकी नाअहली नहीं है। उनकी नाअहली इस वक्त सिर्फ एक ही केस में है ये, और दूसरी नाअहली उनकी थी वो जब उन्होंने वो मियांवाली वाली सीट के ऊपर। एक और मामला है वो है तौहीन अदालत का। अगर तौहीन अदालत में उनको सजा हो गई यानी तौहीन इलेक्शन कमीशन में, तो फिर वहाँ पे भी एक सीरियस सिचुएशन आ जाएगी और वो 3 साल के लिए नाअहल हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। अशरफ अली साहब, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। नाज़रीन, एक डिस्कशन थी, फिर जिसको लीगली हमारे पॉलिटिशियंस ने, कर्टसी पॉलिटिशियंस, वो लीगल साइड पे चली गई, जो कि अब लीगल डिबेट की सूरत में हम देखते हैं, और रोज़ सुप्रीम कोर्ट और रोज़ हाई कोर्ट के अंदर यही डिस्कशन हो रही है। फ्यूचर डिफ़ाइन होना है नवाज शरीफ साहब का, फ्यूचर डिफ़ाइन होना है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, फ्यूचर इसलिए डिफ़ाइन होना है कि मुल्क के अंदर जमहूरियत चलनी है और मुल्क के अंदर जमहूर के वोट की इज़्ज़त होनी है। किस हद तक वो होगी वो तो आइंदा आने वाला वक्त बताएगा। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।